ठीक है, तो आज की क्लास में हम लीगल एक्सपेक्ट का जो यूनिट है, लीगल एक्सपेक्ट की यूनिट है, उसमें से हम कवर करते हैं कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देख सकते हैं। उसमें लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी, मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं, सब कुछ आपको कवर नहीं करना है एंटायर, क्योंकि इटसेल्फ कंपनीज एक्ट अगर हम देखें 2013 का जो कंपनीज एक्ट था, वो हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से क्या था वो मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आपको ये जो पीडीएफ है ना, जो ये वाली बिल्कुल लेटेस्ट पीडीएफ है। ठीक है, इस पीडीएफ है ये मैं ये कंपनी ये सीएस की बुक में से है। सीए की बुक वाली भी नहीं करनी है, क्योंकि जो सीए की बुक वाली है उसमें अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव का बहुत ज्यादा दिया हुआ है। सीएस की बुक में से हमारे ओके मैम। थोड़ा पार्ट अकाउंट्स का भी मिल जाएगा और थोड़ा सा हमें उसका भी मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी अपना लीगल का, लीगल एक्सपेक्ट में हमें खाली लीगल एक्सपेक्ट के हिसाब से आप जो टॉपिक हैं, आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। मैनेजमेंट में से भी आता है, लेकिन मैनेजमेंट का जो टॉपिक है ना, वो क्लियरली डिफाइन नहीं है। ठीक है, कि मैनेजमेंट के वो कौन कौन से मतलब चीजों की बात कर रहे हैं, वो हमें क्लियरली बिल्कुल भी डिफाइन नहीं है। सबसे पहले हम देखा जाए तो कंपनीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, कंपनी होती क्या है। ठीक है, कंपनीज का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनका मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए चार पांच लोग हैं, वो मतलब एक ही वो पनीर की सब्जी बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि तो वही लाइन लिखी हुई है कि बहुत सारे पर्सन है जो कि अपना मतलब जो मील है वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। इट मीन्स देयर ऑब्जेक्टिव इज द सेम। ठीक है, बाकी आप सभी जानते हैं कि ये एक बॉडी होती है। ठीक है, लीगल पर्सन्स की तरह एक्ट करती है। आप कंपनी के नाम पे किसी को भी स्यू कर सकते हैं, कोई आपको कर सकता है। ठीक है, इसकी अपनी एक अलग से लीगल आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी अलग है मैनेजमेंट से। ठीक है, ये आर्टिफिशियल लिखा है ना, एसोसिएशन होती है बहुत नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, तो बस थोड़ा सा सेक्शन याद रखना इसका, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ के लिए इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 2, सब सब सेक्शन 20। ठीक है, मेरी वॉइस आपको आ रही होगी ना। ठीक है, तो एक कंपनी मीन्स ए कंपनी यस मैम। इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, एक कंपनी जो कि इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। आपको पता है प्रीवियस कंपनी लॉ 1956, तो वो सब कुछ इस कंपनी के अंदर आएगी। वही सब कुछ लाइन है जो पार्टनरशिप में थी। ठीक है, लीगल पर्सन, लीगल एंटिटी सेपरेट है उसके अपने मेंबर से। ठीक है, तो ये सब कुछ इसकी डेफिनेशन है, और ऑब्वियसली डेफिनेशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर 1 है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, क्योंकि हमारे पास सीएस में और सीए में हमें लीगल एक्सपेक्ट, क्योंकि आपको सीएस में क्या होते हैं कि वो कंपनी के सेक्रेटरी होते हैं। तो सेक्रेटरी की जो पोस्ट होती है उसमें ना आपको लीगल लॉज ज्यादा मालूम होने चाहिए, और सीए में वो अकाउंट्स का पर्सपेक्टिव का पार्ट ज्यादा कवर करते हैं। आपको कोई नीड नहीं है इसके केसेस को स्टडी करने की। ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है कि इसका अपना खुद का नाम है। जैसे आपकी अपनी खुद की ओन आइडेंटिटी है, आपका अपना खुद का, ठीक है ना, है, तो उसी तरीके से आप अपने अलग से बिहेव कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के अलावा अलग से अब मैच्योर है, नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ क्या है आपका, आप जो 18 से कम में आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है जिसकी अपनी खुद की क्या है ऑन सील है, एसेट्स के खुद के अलग है, सेपरेट है,
ये अपने मेंबर से भी डिफरेंट है, ठीक है। कंपनी का अपना खुद का बैंक अकाउंट हो सकता है, ठीक है। पीपल को एम्प्लॉय करती है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कंपनी को उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सब कुछ आपका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में है। आपको कुछ नहीं करना है, इसके जो केसेस हैं स्टडी भी नहीं करने हैं, ठीक है। वो केसेस का नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। क्योंकि आपको जो केसेस पढ़ने हैं ना, वो केसेस सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। और वो भी सारे केसेस नहीं पढ़ने, अब तो उसके भी केसेस नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब लाइक सांस नहीं लेती है लेकिन इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो वही एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग की जैसे अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, कोई स्यू कर सकता है, स्यू हो सकती है, ठीक है। तो एक लीगल पर्सन की तरह कंसिडर की जाती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। इट इज कैपेबल ऑफ enjoying राइट्स एंड बीइंग सब्जेक्ट टू ड्यूटीज, ठीक है। तो इसके भी अपने खुद के राइट्स से अपने प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सकती है कि लाइक हमें कि हमारे पास सैलरी मिलती है या हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। जिनका बिजनेस है तो वो उसे एंजॉय कर सकते हैं, तो उसके भी अपने खुद के राइट्स हैं, ठीक है। वो इन्वेस्ट कर सकती है अपने पार्ट पे, तो इट इज लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन ऑब्वियसली, सिटीजन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि देखा जाए तो लीगल पर्सन हम इसे कहते तो हैं, ठीक है। क्योंकि कंपनी क्या होती है, वो एक्चुअली में क्या है कि जो उसको रन कर रहे हैं, ये पॉइंट थोड़ा देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये नॉट ए सिटीजन, क्योंकि सिटीजन का मतलब भी क्या होता है कि वो एक लीगल पर्सन की तरह एक्ट तो करती है और उसको नेचुरल जो ह्यूमन बीइंग है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एक लीगल में है, वो एक सिटीजन नहीं है। राइट टू इक्वालिटी, कंपनी को सब कुछ मिलते हैं, सब कुछ राइट्स मिलते हैं, लेकिन इसको फिर भी एक सिटीजन का स्टेटस नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि अगर सिटीजन का इसको स्टेटस दिया जाएगा, आप खुद सोचिए बाहर भी, ठीक है ना, XYZ अगर कोई हेडक्वार्टर, आज हम यहाँ पे मैं खोल के बैठी हूँ मान लीजिए दिल्ली में, फिर मैं बाहर भी मेरी क्या है कंपनी सब्सिडरी के तौर पे वर्क कर रही है, तो उस पे ठीक है अलग से फर्क होगा। क्योंकि अगर तो वो अगर एक रहेगी तो इंडियन कंपनी, लेकिन उसका उसका जो टैक्सेशन सिस्टम होगा वो बिल्कुल एंटायरली जिस कंट्री पे वो अब रन कर रही है उसके अकॉर्डिंगली भी उसे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सिटीजन का होना, तो वहां पे उसको फिर डबल टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप एक NRI होते हैं तो आपको फिर टैक्सेशन में बहुत दिक्कत आती है। तो देखा जाए तो लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन में, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसे सिटीजन नहीं माना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कंपनी हैज नेशनैलिटी एंड इट्स रेजिडेंस। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। कि क्या होती है कि कंपनी की अपनी खुद की, क्योंकि देखो अब नेशनैलिटी हो सकती है, सिटीजनशिप नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि ये इंडियन कंपनी है, ये अमेरिकन कंपनी है, ये कंपनी है, ठीक है। तो इसका क्या है, अपना खुद का रेजिडेंस हो सकता है, इसका अपने खुद के हेडक्वार्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही है, सेम चीज है, अपने इसका खुद का क्या है, डोमिसाइल है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, आपको पता ही कि कंपनी स्टार्ट कहाँ हुई है, तो वो सब कुछ रहेगा। लेकिन इसका कंपनी, ठीक है, एक्ट भी वैसे ही करेगी, ठीक है, कि जिस तरीके से वो लीगल पर्सन है, लेकिन वो सिटीजन नहीं है। सिटीजन का पॉइंट आपको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी वैलिड है। दैट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में, ठीक है, तो सबको पता है कि कंपनी जो सेपरेट है उसके मेंबर से, तो जो उसके मेंबर्स हैं, ठीक है, तो उनकी लाइबिलिटी वो तभी तक अपनी लाइबिलिटी को कंट्रीब्यूट करेंगे कि जितना, यानी कि उन्होंने अपना, यानी कि कंपनी को दिया है, जितना उनका शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने घर से भी पैसा लेके आएंगे अगर कंपनी डूबती है। तो मेंबर्स इवन एज अ होल आर नाइदर owners of the company's undertaking nor liable for its debt, ठीक है। a shareholder is liable to pay the balance, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि मैंने, ठीक है,
1000 रुपए थे, मैंने 500 पे कर दिए, वही एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमने शेयर कैपिटल में स्टडी किया 500 मैंने पे नहीं किया, तो मैं 500 ही पे करूंगी। मैं उसकी नॉमिनल वैल्यू तक ही लायबल हूँ। मैं अपने घर से और बाकी कंपनी डूब रही हो उस केस में लेके आने के लिए लायबल नहीं हो, चाहे वो मैं उसकी मेंबर ही क्यों ना हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है। कभी कभी देखो, अब ना यहाँ पे ना एक्सेप्शंस में दिया हुआ था, कभी कभी क्या होता है, अब मैंने वही उस कंपनी को सेटअप करने में सोची कि मैंने 10 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो मैं उसको डूबने से बचाना चाहती हूँ। तो जो उसके ओनर्स होते हैं, ठीक है, वो अपने घर बेच के भी ले आते हैं पैसा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, कर सकते हैं ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो करना है कीजिए, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप मैं मान लीजिए कि आप भी मेरी कंपनी में मेंबर हैं, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती हूँ लाने के लिए। भाई मैंने पैसा लगाया है, कंपनी रन है, मैं आपको सैलरी पे रखे हुए हैं या आप कहीं पे सैलरी पे हैं, तो देखा जाए तो लिमिटेड लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि कोई भी मेंबर लायबल नहीं है। ठीक है, तो वो जो एक्सेप्शन का पॉइंट है वो यही पॉइंट है कि देखो, ओनर के लिए भी होते कंडीशन यही है कि लायबल तो ओनर भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस में हमने देखा है कि जब एक ओनर इतना पैसा लगाता है तो वो ऑब्वियसली उसको सेव करने की कोशिश करता है। देन है आपका परपीचुअल सक्सेशन। तो परपीचुअल सक्सेशन में, ठीक है, कि जो कंपनी है, ठीक है, आपको मालूम है कि जो, ठीक है, कंपनी का कोई मेंबर बीमार हो गया या रिटायर्ड हो गया, तो कंपनी तो चलती ही रहेगी। ठीक है, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को चेंज कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है शेयर्स को, उसके मेंबर्स, उसके एम्प्लॉयज, ठीक है, चेंज हो सकते हैं, न्यू आ सकते हैं, लिखा है ना, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। तो ये एक परपीचुअल सक्सेशन है, कंपनी तो हमेशा ही रहेगी। देन ट्रांसेबिलिटी ऑफ अ शेयर्स, ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, मैंने कंपनी के शेयर्स लिए हैं सेल, तो मैं, ठीक है, मुझे अभी पैसे की नीड है, मैंने परचेज किया था, मैंने कंपनी के शेयर सेल आउट कर दिए, तो इजीली वो ट्रांसफर हो सकते हैं। कैपेसिटी है टू स्यू एंड बी स्यूड, सारे पार्टनरशिप वाले ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, कैपेसिटी होती है स्यू करने की, भाई कंपनी के नाम पर भी लोग, अगर कंपनी मान लीजिए कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, वो बहुत ही मतलब इलीगल एक्टिविटी कर रही है या फिर उसकी जो एक्टिविटी है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, तो वो कोई भी उसको स्यू कर सकता है और वो भी स्यू किसी को कर सकती है। देन है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। तो ठीक है, तो एक कंपनी बीइंग अ लीगल एंटिटी अलग है अपने मेंबर से, तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है फॉर द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस इन इट्स ओन नेम। तो अपने उसके क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स हैं। ठीक है, शेयर होल्डर कैन नॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, ही इज नाइदर अ पार्टी, और ना ही वो उसके, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ, या कंपनी ने, देखो मेनली क्या होता है, कंपनी हमेशा दूसरी कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जिस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टडी कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, दो पर्सन्स के बीच होता है, तो उसी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है वो दो कंपनी के बीच में भी होगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स का इसमें कोई लिंक नहीं है। ठीक है, शेयर होल्डर्स डिफरेंट है, तो शेयर होल्डर्स कैनॉट एनफोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय हिज कंपनी, उस कंपनी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, इफ अ डायरेक्टर फेल्स टू डिस्क्लोज अ ब्रीच ऑफ हिज ड्यूटीज, ठीक है, टुवर्ड्स हिज कंपनी, ठीक है, अगर डायरेक्टर, ठीक है, फेल हो जाते हैं अपनी कंपनी के टुवर्ड्स अपनी ड्यूटीज को तोड़ने के लिए, मतलब मान लीजिए कि उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई है, यहाँ पे एक पर्सन की बात की जा रही है, तो भाई उन्होंने अपनी नहीं निभाई है,
तो शेयर होल्डर्स उनके ऊपर स्यू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं सिंपल सी कंपनी की बात कर रही हूँ। अगर लीगल कंपनी ऐसा करती है तो देखिए, कंपनी है, दो कंपनी के बीच में था, उसी तरीके से कंपनी ए हमारी है, कंपनी बी दूसरे की है, तो कंपनी बी ने अपने एक्शन नहीं लिया, तो कंपनी ए हमारी लीगल एक्शन ले सकती है। सो दिस इज द वर्ड कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, बहुत सिंपल है। लिमिटेशन ऑफ एक्शन, ये एग्जैक्टली वर्ड सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको पता है। जब हमारे पास कंपनी का जो बिहेवियर हमें जज करना है, कंपनी की कितनी पावर है, कंपनी किस तरीके से एक्ट करेगी, कंपनी क्या वर्क करती है, आपका दो चीजों में डिफाइंड होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर? तो एक कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड द पावर स्टेटेड इन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, कंपनी उसके अगेंस्ट नहीं जा सकती। सबकी उसमें पावर, ड्यूटीज, डायरेक्टर्स की, मैनेजमेंट्स की, सब कुछ उसमें फिक्स होती है। या तो आपको उसके अंदर, ठीक है, चेंजेस करने पड़ेंगे, तभी होगा। तो वही लिखा है, द एक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि उसमें कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी है आपकी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अब वो एनजीओ है, एनजीओ को अचानक से ही उसने अपने ऑब्जेक्टिव में ही क्या है, नॉन प्रॉफिट है। देखिए ये सबको पता है कि नाम नाम की होता है ये चीजें, ठीक है। लेकिन अगर हम सिंपल से देखें कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर ऑब्जेक्टिव ही उनका क्या है, नॉन प्रॉफिट है, और अगर वो अचानक से प्रॉफिट मेकिंग के वहां पे सेलिंग का काम शुरू कर रही है, खरीदने बाइंग का काम शुरू कर रही है, बिल्कुल मतलब हाँ, देखो, पीछे करना अलग बात है, वो बिल्कुल सामने से ही कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो अपने ऑब्जेक्टिव से अगेंस्ट वर्क कर रही है। ठीक है, तो उस केस में उसके पास रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर केस करता है, या फिर पुलिस, कानून, ये सब कुछ उसको रोक सकते हैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि उसने अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, या उसको अपने मेमोरेंडम को ऑल्टर, चेंज करना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। ठीक है, एक मिनट भाई। नेक्स्ट क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट, ये आपको पहले बताया था, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मैनेजमेंट अलग है और कंपनी आपकी क्या है, अलग है। वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, ये बहुत सिंपल सा है, क्योंकि कंपनी का मेन टारगेट ही क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी नॉन मॉनेटरी टारगेट नहीं है, और मेनली सभी का टारगेट क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का ही टारगेट है, ठीक है, और उसको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना, और वही जो प्रॉफिट होती है तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेगी और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए भी रखेगी, यानी कि फ्यूचर की ग्रोथ के लिए। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, यस, ठीक है। देखिए, अब देखो, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कंपनी है, बहुत टाइम से प्रॉफिट में चल रही है, तो कंपनी के टर्मिनेट होने के, सॉरी, बहुत टाइम से लॉस में चल रही है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन होना, रिकंस्ट्रक्शन होना, अमलगमेशन होना, तो ये सब क्या है, ये कंपनी के टर्मिनेशन के पॉइंट हैं। ठीक है, तो कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट के लिए वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिससे उसकी जो कैपिटल है ट्रांसफरेबल शेयर्स में, ठीक है, क्योंकि आपको खुद से पता है वो जो जिस कैपिटल फॉर्म होती है, ठीक है जी, जो उसने शेयर्स इशू किए हैं उससे जो कैपिटल बनी है, वो कैपिटल तो उसकी फिक्स रहती है, बाकी जो शेयर्स का ट्रांसफरेबिलिटी चलती रहती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक लास्ट में सम अप है। देन डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, कॉमन सील है, परपीचुअल सक्सेशन है। ठीक है, देखिए ये सब कुछ हमें नहीं कवर करना है, पार्टनरशिप, कंपनी, ठीक है, ये आप एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना ये आपका, हाँ, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट में है ना आपका एलएलपी, एलएलपी भी हम कवर करेंगे हमारे में। एलएलपी का भी बहुत सिंपल सा है, सिर्फ फॉर्मेशन ही हमें स्टडी करना है।
ठीक है, फॉर्मेशन का पार्ट ही पढ़ना है। अब पार्ट पढ़ते हैं इसका। थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा ना ये नॉलेज ले लेना, आपके उसके लिए इम्पोर्टेंट है पेपर वन के लिए। जैसे आपका है, ये जो आपका बिल था, ये ईरानी कमेटी की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ने क्या मानी थी, कंसिडर किया था, उसमें से वेरियस स्टेक होल्डर्स के जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने सबके पॉइंट्स को कवर किया गया है। ये आपका 2009 में हुआ था इंट्रोड्यूस्ड बिल। फिर बिल को सेल्फ रेगुलेशन लगा, उसमें मतलब उस कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करने में किस तरीके से हम कंट्रोल कम कर सकते हैं। बिल promised ग्रेटर शेयर होल्डर डेमोक्रेसी, वेस्टिंग द शेयर होल्डर्स विद ग्रेटर पावर। ठीक है, ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स मिले थे, वही सब कुछ बताया गया है। बाद में से कहाँ पे ये मिला, फिर पार्लियामेंट में अपनी, क्योंकि बहुत चीजें इसमें टाइम होता है, हर चीज टाइम कंज्यूमिंग है। 2009 में, ठीक है, बिल आया, बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में, फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 2010 में उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की गई, क्योंकि जब लोकसभा में आया होगा तो लोकसभा में इसने देखा गया कि उसके और कौन कौन से पॉइंट्स को हमें चेंज करना है, रिकमेंड करना है, तो 1 ईयर उसमें लगा। देन फाइनल रिपोर्ट आपके पार्लियामेंट में सबमिट की गई। देन उसके बाद आपका एक 2011 में एक रिवाइज्ड बिल आया था, लेकिन फिर उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया 12 में। देन आपको पता है लोकसभा एक हमारी सिंपल होती है, लोकसभा हमारे पास अ, इसको हम पीपल्स का सभा भी कहते हैं, लेकिन राज्यसभा आपकी सीनियर मेंबर की होती है। दोनों में ही हमें पास करना कंपलसरी है, तभी वो बिल माना जाता है। ठीक है, और राज्यसभा है। देन राज्यसभा में आया, ठीक है, राज्यसभा में भी ये पास किया गया। देन आपका जो बिल था उसका नाम ये किया गया, बिल था 2012 का नाम दिया, लेकिन ये इसका आया 2013 में था, पास 2013 में किया था। बिल बेशक राज्यसभा लोकसभा में पास हो जाए, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट अपनी सहमति नहीं देता, तब तक अपने साइन नहीं करता, वो तब तक उसकी डेट तभी आती है। तो 2013 में प्रेसिडेंट ने इसे साइन किया, तो ये फाइनली कंपनीज एक्ट 2013 बन गया। ठीक है, बहुत बड़ा एक्ट है, हम चाहे अलग अलग पर्सपेक्टिव से इसको देख सकते हैं। ठीक है, बस में हर चीज कवर है। 1% कंपनी, आजकल ना 1% कंपनी से भी क्वेश्चंस बहुत आती है। ठीक है, तो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबके व्यूज जो थे, सब कुछ चीजें इसमें देखी गई। फॉर्मेशन का देखना है, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन। चलिए टाइप्स ऑफ कंपनीज कर लेते हैं, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनीज के भी आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और मेन ना एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहे हैं 1% कंपनी से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार बोल रही हूँ मैं, आप अपना वो निकालिए, उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट में मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, थोड़ी मेरी आवाज निकल जाए, फिर स्टार्ट करती ओके मैम। हूँ। ओके मैम।
थोड़ा सा ना चाय में हल्का सा लौंग इलायची प्लीज डाल दीजिएगा। हाँ नहीं लिया ना बाहर वाले रूम में। चलिए ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो हम टाइप्स ऑफ कंपनीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। इसमें तो कुछ नहीं है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। जो मेन चीज आपकी फॉर्म हुई है ना इस न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, वो हुई है वन पर्सन कंपनी। आप अभी हमने जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन देखी है कंपनीज की, हम जब कभी पार्टनरशिप पढ़ते हैं उसमें लिखा होता है टू या मोर मेंबर्स ने। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे वन पर्सन कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या है? मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। जैसे भी आपके पास है, ऐसे चार्ट से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं एक्ट क्या है आपका। सबसे पहले आपको ये एक्ट, इसका प्लीज जो स्पेसिफिक एक्ट है, सब कुछ नहीं करना, तो जो करना है उसका एक्ट आप प्लीज अच्छे से कर लेना। ठीक है। कि आपके पास यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि सबसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट कंपनी के लिए। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए दो या दो से ज्यादा मेंबर होने चाहिए, वही रूल है आपका। अब एक पब्लिक कंपनी में, ठीक है, सेवन और मोर पर्सन। ठीक है, सेवन और मोर पर्सन, ये प्लीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो जैसे पब्लिक कंपनी के फॉर्म में सेवन और मोर पर्सन है, प्राइवेट कंपनी में आपके पास दो या दो से ज्यादा पर्सन है। अगर मैं वन पर्सन कंपनी की बात करती हूँ, तो वन पर्सन वेयर द कंपनी टू बी फॉर्म्ड इज टू बी वन पर्सन कंपनी। ये एक वन पर्सन कंपनी होगी फॉर्म्ड। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। ठीक है। हो सके ऑब्वियसली वन पर्सन कंपनी होगी तो गवर्नमेंट की तो कंपनी होगी नहीं, कि पब्लिक कंपनी बनने के लिए सात या सात से मेंबर आपके होने चाहिए, और उसमें भी आपको जो मैक्सिमम शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होगा। तो ये जो आपकी ना प्राइवेट कंपनी में से ही बनी है, ये माना जाता है कि हाँ भाई एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है अगर उसके पास इनफ इतनी कैपिटल है। ठीक है। तो आपके पास सिंपल है कि बहुत अंडर सेक्शंस के अकॉर्डिंगली कंपनीज फॉर्म्ड होती है। या तो कंपनी होती है एक लिमिटेड बाय शेयर्स यानी कि कंप्लीटली शेयर्स के द्वारा, फिर कंपनी फॉर्म्ड होती है लिमिटेड बाय गारंटी के द्वारा, देन है एन अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड होती है। ठीक है। तो एक कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन वन में बी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है। देन है आपके पास टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। ये थोड़ा सा अभी लास्ट में कवर कर लेते हैं। एक बार इसकी क्लासिफिकेशंस देख लेते हैं कंपनी में, क्योंकि उसके अंदर हमें जो अदर फॉर्म्स में प्राइवेट कंपनी का करना है, कितनी है, क्या रिस्ट्रिक्शंस है इसमें, ठीक है, शेयर कैपिटल कितनी है, वो सब आपको कवर करना है। और उसका ये वाला जो पार्ट है ना, ये इसको इतना कवर करने की जरूरत नहीं है। सिंपल जो उसके अलग से रूल्स हैं वही करने हैं। ठीक है, पहले एक बार ये वाला देख लेते हैं प्राइवेट कंपनी। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के लिए अभी हमने क्या देखा था? ठीक है, प्राइवेट कंपनी में आपको दो या दो से ज्यादा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि आपके पास सेक्शन कितना है, ये प्लीज अच्छे से कीजिएगा। टू सबसेक्शन 68 है कंपनीज एक्ट 2013 का। एक प्राइवेट कंपनी, ठीक है, जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो कि बताई गई है उसमें अपने आर्टिकल्स में लिखी होती है उनके, कि हम भाई इतनी पेड अप शेयर कैपिटल से लेके आ रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले क्या है, नंबर वन, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। मतलब बहुत ज्यादा मतलब देखो इसमें क्या होता है प्राइवेट कंपनी में, जैसे मान लीजिए मेरे पास
51% मतलब 50% है, ठीक है, और दूसरे के पास भी 50% है, तो यहाँ पे ये जो रिस्ट्रिक्शंस है वो उतनी वैलिड नहीं होती। लेकिन जब मेरे पास 51% शेयर है, या यानी कि मैक्सिमम जो शेयर्स है वो मेरे पास है, भाई मैं ऐसे किया मैंने कि लॉस मेकिंग थी कंपनी, तो मैंने इसमें से अपना जो शेयर है वो किसी और को दे दिया, ठीक है। फिर जब मेरे पास पैसा आया, फिर मैंने अपना जो शेयर था वो परचेज कर लिया, फिर मैंने दोबारा से ऐसे ही किया। इस चीजों की रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। आप, ऐसा नहीं है कि आप अपना वाइंड अप कर सकते हैं, वाइंड अप आप कर सकते हैं, आपको मर्जर करना है मर्जर कीजिए, अमलगमेट करना है, रिकंस्ट्रक्शन करनी है, या आप उसे बिल्कुल क्लोज करना चाहते हैं, वो सब कुछ अलाउड है। लेकिन बार बार अपना शेयर्स यहाँ पे, शेयर कैपिटल वो चीज शेयर्स नहीं है, यहाँ पे शेयर होल्डर का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स तो अपने शेयर्स को मतलब 1000 बार ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम किस कौन से शेयर्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो ओनरशिप राइट्स होती है, ठीक है। क्योंकि ओनरशिप राइट्स कभी कभी कंपनी क्या करती है कि मान लीजिए कि कंपनी ने इलीगल एक्टिविटी की, और इलीगल एक्टिविटी से बचने के लिए वो अपना उसको जो शेयर्स है ना, अपना जो ओनरशिप राइट्स का शेयर्स है उसको ट्रांसफर करना चाहती है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है। जब तक उसके आर्टिकल्स में नहीं लिखे होंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस में, ठीक है, जब तक स्पेसिफाई नहीं है, तो रिस्ट्रिक्ट द राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर। सेकंड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी, देखो वन पर्सन कंपनी होती है, ठीक है, वन पर्सन कंपनी है, तो वन पर्सन कंपनी में तो एक ही मेंबर होगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक की कंडीशंस है, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, जॉइंटली शेयर्स को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको लेकिन माना एक ही जाता है, एक ही कंपनी मानी जाती है, ठीक है। पर्सन शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर्स, में कौन कौन इंक्लूड नहीं होंगे, पर्सन्स हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, पर्सन जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, persons have been formerly in the employment है कंपनी में, वर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट, जब तक बंद हो जाएगी, मतलब एम्प्लॉयमेंट है तो मतलब सीज हो गई है, ये इसमें बहुत सिंपल सा केस है कि जो पर्सन है मेंबर्स है, मान लीजिए कि एम्प्लॉयज है, वो 1 ईयर के लिए उसकी जॉब थी, ठीक है, तो हम दोबारा से उसका क्या रीस्टार्ट कर सकते हैं। प्रोहिबिट्स करती है कोई भी एनी इनविटेशन टू डू दी पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज सिर्फ शेयर्स में ही अलाउड होता है, पब्लिक में ही आपको अलाउड होगा सिक्योरिटीज में, कि लाइक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज में कभी भी प्राइवेट कंपनी डील नहीं करती, बस प्लीज ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर उसे ये अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस को चेंज करना है, ठीक है, या उसे अपनी लिमिटेशंस को एनहांस करना है, या फिर लिमिटेशन को कम करना है, तो वो कर सकती है ऐसा। ये सब लिखा गया है आपका आर्टिकल 14 सबसेक्शन 1 में, कि जो प्राइवेट कंपनी ऑल्टर कर सकती है अपने आर्टिकल्स में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकती है। तो जिसमें भी उसे लगता है कि उसे मुझे सीज करना है, क्या वर्ड लगाना है, वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड ऐड किया जाता है, ठीक है, आपका मस्ट बी एडेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, उसके नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड किया जाता है, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। आपको पता है कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो ये ऐड होना चाहिए, पहले ये कंडीशन नहीं थी, अब ये कंडीशन है, ठीक है। क्या आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता है, ठीक है, दैट इज, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड, इस टाइप से लिखा होता है, ठीक है। अभी तो हम 5 मिनट में आपको दोबारा लिंक भेजती हूँ, हम इसका आगे का टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी लिंक भेजती हूँ 5 मिनट्स में।